क्या एक शादी का झूठा प्रॉमिस सिर्फ एक इमोशनल मैनिपुलेशन है या एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस? अगर कोई रिलेशनशिप फेल हो जाए और शादी का प्रॉमिस पूरा ना हो सके तो क्या उसे रेप माना जा सकता है? और अगर प्रॉमिस शुरुआत में तो जेन्युइन था बट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से पूरा नहीं हो सका तो क्या ये रेप होगा? आज हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल एडुकेट। आज का टॉपिक है रेप ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, दैट इज FPM। हम इस वीडियो में लीगल प्रोविजंस और उसके इंटरप्रिटेशंस को समझेंगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के थ्रू कोर्ट्स के अप्रोच को समझेंगे, रीसेंट लीगल रिफॉर्म्स जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। इंडिया में अगर कोई आदमी शादी का झूठा प्रॉमिस करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसे रेप के अंडर क्रिमिनलाइज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 375 IPC। इसके लिए कोर्ट सेक्शन 90 ऑफ IPC का यूज करते हैं जो कहता है अगर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पर कंसेंट दिया गया हो तो कंसेंट इनवैलिड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक वुमेन ने शादी का प्रॉमिस की वजह से सेक्सुअल कंसेंट दिया और प्रॉमिस शुरुआत से ही झूठा था तो ये रेप माना जाएगा। लेकिन हर केस में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कोर्ट्स कुछ की फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जैसे कि क्या प्रॉमिस जेन्युइन था या मलिशियस इंटेंट के साथ दिया गया था, क्या कंसेंट प्योरली शादी के प्रॉमिस पर बेस्ड था। लेट्स एनालाइज दिस थ्रू इंपॉर्टेंट केस लॉज। केस नंबर 1 इज उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक औरत ने अक्यूज पर यह इल्जाम लगाया कि उसने शादी के प्रॉमिस पर सेक्सुअल रिलेशंस का कंसेंट दिया था। जब अक्यूज्ड ने उससे शादी नहीं की तो उसने रेप का केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने अक्यूज्ड के फेवर में जजमेंट दिया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया अगर प्रॉमिस शुरुआत में जेन्युइन था बट किसी रीजन की वजह से बाद में फुलफिल नहीं हो सका तो उससे कंसेंट इनवैलिड नहीं होगा और रेप नहीं माना जा सकता। सिर्फ वो प्रॉमिसेस जो मलिशियस इंटेंट यानी बुरी नीयत से विक्टिम को धोखा देने के लिए किए गए हों, सेक्शन 90 IPC के अंडर कंसेंट को इनवैलिड करेगा और रेप माना जाएगा। इमोशनल रिलेशनशिप्स में कई बार अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जैसे कि फैमिली इश्यूज या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं जिससे प्रॉमिस फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर केस में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर इवेलुएट करना चाहिए। नेक्स्ट केस इज दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में विक्टिम और अक्यूज्ड के बीच शादी के प्रॉमिस के बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशंस बने। जब अक्यूज्ड प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सका तो विक्टिम ने रेप का केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2 पार्ट टेस्ट दिया। नंबर 1, क्या कंसेंट एक फॉल्स प्रॉमिस की वजह से दिया गया था? अगर विक्टिम का कंसेंट अक्यूज्ड के प्रॉमिस से डायरेक्टली लिंक्ड है तो फॉल्स प्रॉमिस प्रूव हो सकता है। सेकंड, क्या अक्यूज्ड को पता था या उसे लगना चाहिए था कि उसका प्रॉमिस शुरुआत से ही झूठा था? अक्यूज्ड की नीयत यानी उसके इंटेंट को शुरुआत से ही इवेलुएट करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा अगर प्रॉमिस शुरुआत से जेन्युइन था लेकिन बाद में बदलते सर्कमस्टांसेस की वजह से फुलफिल नहीं हो सका तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। कन्विक्शन तभी हो सकती है जब प्रूव किया जाए कि अक्यूज्ड का शुरुआत से ही इंटेंशन मलिशियस था। नेक्स्ट केस इज येडला श्रीनिवास राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में अक्यूज्ड ने विक्टिम के साथ जबरदस्ती फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फोर्सफुली सेक्स किया और बाद में विक्टिम के प्रेग्नेंट होने के बाद शादी का प्रॉमिस किया। विक्टिम ने अक्यूज्ड के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर इनिशियल सेक्सुअल एक्ट नॉन कंसेंशुअल था तो बाद में दिया गया शादी का प्रॉमिस उस नॉन कंसेंशुअल एक्ट को लेजिटिमेट नहीं बना सकता। इस केस में शादी का प्रॉमिस सिर्फ विक्टिम को समझाने या शांत करने के लिए किया गया था जो कंसेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिड नहीं बना सकता। कोर्ट ने अक्यूज्ड को रेप का गिल्टी डिक्लेयर किया और इस केस ने कोर्जन और डिसेप्शन के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट केस इज दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में विक्टिम और अक्यूज्ड एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। विक्टिम का कहना था कि उसने अक्यूज्ड के शादी के प्रॉमिस पर सेक्सुअल कंसेंट दिया था। बाद में अक्यूज्ड ने शादी करने से मना कर दिया जिस पर विक्टिम ने रेप का केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रॉमिस जेन्युइन था लेकिन किसी रीजनेबल रीजन की वजह से फुलफिल नहीं हो सका तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। लेकिन अक्यूज्ड का इंटेंशन शुरुआत से ही शादी करने का नहीं था और उसने सिर्फ विक्टिम का कंसेंट लेने के लिए फॉल्स प्रॉमिस किया था तो रेप माना जाएगा। कोर्ट ने अक्यूज्ड के इंटेंशन और रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट को केयरफुली एग्जामिन किया और फॉल्स प्रॉमिस और जेन्युइन प्रॉमिसेस के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट केस इज प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में विक्टिम और अक्यूज्ड एक लॉन्ग टर्म
टर्म रिलेशनशिप में थे। विक्टिम का कहना था कि उसने शादी के प्रॉमिस पर रिलेशनशिप मेंटेन किया। बाद में अक्यूज ने किसी और से शादी कर ली, जिस पर विक्टिम ने रेप का केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रॉमिस तभी फॉल्स माना जाएगा जब वो शुरुआत से ही मलिशियस इंटेंट के साथ किया गया हो। फॉल्स प्रॉमिस विक्टिम के कंसेंट का डायरेक्ट कॉज होना चाहिए। हर फेल्ड रिलेशनशिप रेप केस नहीं बन सकता। इस केस में अक्यूज्ड के अगेंस्ट में मलिशियस इंटेंट का कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। नेक्स्ट केस इज अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में विक्टिम ने अक्यूज्ड पर यह आरोप लगाया कि उसने शादी के प्रॉमिस पर सेक्सुअल रिलेशन का कंसेंट दिया था। बाद में अक्यूज ने किसी और से शादी कर ली और विक्टिम ने रेप का केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर फॉल्स प्रॉमिस मलिशियस इंटेंट के साथ किया गया हो तो फ्रॉड माना जाएगा और कंसेंट इनवैलिड होगा। इस केस में प्रूव हुआ कि अक्यूज की इंटेंशन शुरुआत से ही विक्टिम को धोखा देने की थी। कोर्ट ने अक्यूज को इस केस में रेप का गिल्टी डिक्लेयर किया और फॉल्स प्रॉमिस और फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंसेस पर एम्फसाइज किया। नेक्स्ट केस इज नियम अहमद वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये केस एक यूनिक केस था जहां पर विक्टिम जो कि एक मैरिड वुमन थी अक्यूज के साथ रिलेशनशिप में थी। उसका कहना था कि अक्यूज ने शादी का प्रॉमिस किया था जो बाद में फुलफिल नहीं हुआ और विक्टिम ने रेप का केस फाइल कर दिया अक्यूज के अगेंस्ट में। कोर्ट ने कहा मैरिड इंडिविजुअल के केसेस में रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉमिस अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से ब्रेक हुआ है तो उसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं माना जाएगा। इस केस में मलिशियस इंटेंट प्रूव नहीं हो सका, इसलिए अक्यूज को एक्विट कर दिया गया। नेक्स्ट केस इज महेश दामू खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन के बाद फॉल्स रेप केस फाइल हो रहे हैं। ये एक ट्रेंड बन गया है। इस केस में विडो कंप्लेनेंट ने अक्यूज्ड महेश दामू खरे पर शादी का प्रॉमिस करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने और बाद में उस प्रॉमिस को तोड़ने का इल्जाम लगाया। रिलेशनशिप 2008 से 2017 तक चला था। कंप्लेनेंट का आरोप था कि अक्यूज्ड ने शादी से इनकार किया और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से भी मना कर दिया, जिसके बाद एफआईआर फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फॉल्स प्रॉमिस टेस्ट पर कहा नंबर 1 फॉल्स प्रॉमिस तभी प्रूव होगा जब शुरुआत से ही अक्यूज्ड का इंटेंशन धोखा देने का हो। अगर प्रॉमिस अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से फुलफिल नहीं हो सका तो रेप नहीं माना जाएगा। कंसेंट का नेचर एक्टिव और रीजन होना चाहिए, कोर्जन या पैसिव सबमिशन से नहीं। कोर्ट ने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड कंसेंसुअल रिलेशनशिप के बाद क्रिमिनलिटी अटैच करना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर देगा। फिजिकल रिलेशनशिप्स अगर और भी रीजन जैसे कि पर्सनल लाइकिंग पर बेस्ड हो, सिर्फ शादी के प्रॉमिस पर नहीं, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। अगर फिजिकल रिलेशनशिप एक डेकेड तक बिना किसी प्रोटेस्ट के चला तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप कंसेंसुअल था और फॉल्स प्रॉमिस का केस नहीं बनता। अगर शादी का प्रॉमिस शुरुआत से ही मलिशियस इंटेंट के साथ नहीं था तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए बिना किसी ऑब्जेक्शन के चले तो क्रिमिनल लायबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट प्रोटेस्ट बाय द फीमेल पार्टनर, द मोर इट इंडिकेट्स अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप रेदर देन वन बेस्ड ऑन फॉल्स प्रॉमिस। फॉल्स प्रॉमिस तभी प्रूव हो सकता है जब सेक्सुअल रिलेशनशिप प्योरली शादी के प्रॉमिस पर बेस्ड हो, बिना किसी और कंसिडरेशन के। कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड किया इस केस में और महेश दामू खरे के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वॉश कर दिया। कोर्ट ने रीजनिंग दी कि प्रोलॉन्ग्ड कंसेंसुअल रिलेशनशिप और कंप्लेनेंट का बिहेवियर ये दिखाता है कि रिलेशनशिप कंसेंसुअल था, ना कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के बेसिस पर। कंप्लेनेंट के एलिगेशन क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। केस में सेक्शन 375 आईपीसी या चीटिंग के चार्जेस एप्लीकेबल नहीं हो सकते और केस को कंटिन्यू करना कोर्ट प्रोसेस का अब्यूज होगा। हर फेल्ड रिलेशनशिप रेप का केस नहीं बनता। फॉल्स प्रॉमिस के लिए मलिशियस इंटेंट और कंसेंट का डायरेक्ट कनेक्शन प्रूव करना जरूरी है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते। एग्जांपल नंबर 1, एक्स ने वाई को शादी का प्रॉमिस किया पर करियर या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो शादी नहीं कर सका तो ये क्राइम नहीं है, ये रेप नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स ने वाई को प्रेशर करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए और शुरू से ही शादी का इंटेंशन नहीं था तो ये रेप माना जाएगा और सेक्शन 375 के अंडर रेप माना जाएगा। अनदर एग्जांपल, फोर्स्ड एक्ट विद लेटर प्रॉमिस। एक्स ने वाई के साथ फोर्सफुली इंटरकोर्स किया और बाद में शादी का प्रॉमिस दिया, ये क्राइम है, रेप है, बिकॉज द इनिशियल एक्ट लैक्ड कंसेंट। अब बात करते हैं रिसेंट लीगल रिफॉर्म्स की। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने आईपीसी को रिप्लेस करके क्रिमिनल लॉ में काफी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स किए हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 69 जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को एक अलग सेक्सुअल ऑफेंस के रूप में डिफाइन करता है जो रेप से अलग है। सेक्शन 69 के कुछ की फीचर्स है। नंबर 1, सेपरेट ऑफेंस। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज दैट इज एफपीएम को एक अलग कैटेगरी दी गई है जिसमें डिसेप्टिव प्रोमिसेस और फोर्स के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया है। नेक्स्ट इज मलिशियस इंटेंट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ वही प्रोमिसेस ऑफेंस माने जाएंगे जो गलत नियत यानी कि मलिशियस इंटेंट के साथ किए
दिए गए हों, जो प्रोमिसेस जेन्युइन हो और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से पूरे नहीं हो सके तो उन्हें ऑफेंस नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट इज इमोशनल डिसेप्शन को फ्रॉड माना। इमोशनल डिसेप्शन को फ्रॉड के अंडर रखा गया है बिना रेप की ट्रेडिशनल डेफिनेशन को चेंज किए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ कंसेंट। इस प्रोविजन का मेन गोल सेक्सुअल ऑटोनॉमी और कंसेंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि डिसेप्शन के बेसिस पर कंसेंट को इनवैलिडेट किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 69। सेक्शन 69 काफी इंपैक्टफुल है क्योंकि ये लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है और कोर्ट्स को एफपीएम केसेस को इफेक्टिवली इवेल्युएट करने में मदद करता है। ये लॉ जेन्युइन प्रोमिसेस और मलिशियस डिसेप्शन के बीच एक बैलेंस बनाता है जिससे इमोशनल रिलेशनशिप्स अनफेयरली क्रिमिनलाइज होने से बच सके। साथ ही ये चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स और सेक्सुअल ऑटोनॉमी की इंपॉर्टेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस प्रोविजन पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है। नंबर 1, प्रीमैरिटल रिलेशनशिप्स और इमोशनल डायनामिक्स अननेसेसरीली लीगल स्क्रूटनी के अंडर आ सकते हैं जो ओवर क्रिमिनलाइजेशन का रिस्क क्रिएट करता है। नेक्स्ट, ये वुमेन फोकस्ड है और मेन और LGBTQIA+ इंडिविजुअल्स के सिमिलर इश्यूज को एड्रेस नहीं करता जो जेंडर बायस दिखाता है। सेक्शन 69 एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो डिसेप्शन और कंसेंट के लीगल डायनामिक्स को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन ये ब्रॉडर क्वेश्चंस भी रेज करता है जैसे कि हर डिसेप्टिव प्रॉमिस को क्रिमिनलाइज करना क्या सही होगा, इमोशनल डिसेप्शन को क्रिमिनल लॉ से एड्रेस करना कितना अप्रोप्रिएट है। ये पॉइंट समझना और इस पर डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है ताकि एक बैलेंस्ड और फेयर लीगल फ्रेमवर्क बन सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस एंड ब्रॉडर क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कहते हैं कि नंबर 1, फेयर लेबलिंग। क्रिटिक्स का कहना है कि डिसेप्शन को रेप कहना फ्रॉड और फोर्स के कंसेप्ट को मिक्स कर सकता है। इससे फिजिकल कोर्जन जैसे सीरियस ऑफेंस की ग्रेविटी कम हो सकती है। नेक्स्ट इज पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ये लॉ पुराने नॉर्म्स को सपोर्ट करता है जो विमेन की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को मैरिज के साथ जोड़ता है। इससे इंडिविजुअल फ्रीडम प्रमोट होने की बजाय पुरानी सोसाइटल वैल्यूज बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट इज सोशल रियलिटीज। कोर्ट्स अक्सर प्रीमैरिटल रिलेशनशिप को स्टिग्मेटाइज करते हैं जो चेंजिंग सोशल नॉर्म्स के साथ नहीं चलता। इस वजह से लॉज और रियल लाइफ सिचुएशन के बीच का गैप और बढ़ जाता है। अब एक डिबेट भी है, क्या डिसेप्टिव सेक्स क्रिमिनलाइज होना चाहिए? फॉर क्रिमिनलाइजेशन जो लोग क्रिमिनलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि डिसेप्टिव प्रोमिसेस इमोशनल और सोशल वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। ये एक्ट सेक्सुअल ऑटोनॉमी को वीकन करते हैं और ट्रस्ट और कंसेंट के बेसिक प्रिंसिपल को तोड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्रिमिनलाइज करना बहुत ही जरूरी है। जो लोग क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ है उसके अगेंस्ट में है, उनका आर्गुमेंट है कि इससे प्रीमैरिटल सेक्स को स्टिग्मेटाइज करने का रिस्क बढ़ता है। ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स पर अननेसेसरी लीगल स्क्रूटनी लाकर पर्सनल फ्रीडम और इवॉल्विंग सोसाइटल नॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को रेगुलेट करने वाले लॉज इवॉल्व हो रहे हैं और BNS के सेक्शन 69 का इंट्रोडक्शन इस डायरेक्शन में एक नया स्टेप है। लेकिन कुछ डीपर सोसाइटल क्वेश्चंस अभी भी हैं, जैसे कि क्या मैरिज प्रोमिसेस सेक्सुअल कंसेंट को डिफाइन करने का सही क्राइटेरिया हो सकता है? क्या इमोशनल डिसेप्शन के लिए क्रिमिनल लॉ एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है? आपका क्या विचार है? आपकी क्या ओपिनियन है? इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल एडुकेयर।